जैसे आप बार बार गहरे लंबे श्वास अपने अंदर भरते हैं और पूरी ताकत से पूरी क्षमता से आप फेफड़ों भरी हवा को बाहर निकालते हैं तो आपके शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और गहरा प्रभाव ही नहीं पड़ता, आपके शरीर के अंदर एक नया परिवर्तन होने लेता है। जैसे जब आप बहुत गहरी लंबी श्वास अपने फेफड़ों में भरते हैं तो वो श्वास फेफड़ों के एक एक रंध्र तक अधिकतम दिनों तक पहुंच पाती है। इससे खून की ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुलता है और ऑक्सीजन घुलने के साथ में जो खून की सांद्रता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ती है। आप समझते हो हमारे शरीर के लिए, हमारी कोश की संरचनाओं के लिए और हमारी जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत जब हम फेफड़ों खाली करते हैं, जब हम फेफड़ों से हवा को बाहर निकालते हैं और अधिकतम सीमा तक हम फेफड़ों से भरी हवा को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अनावश्यक गैसेस होती हैं, जो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हमारे शरीर में पैदा होती हैं, वो बाहर निकलती हैं। इसका हमारे शरीर पर पहला प्रभाव तो ये रहता है कि धीरे धीरे श्वास की इस गहन प्रक्रिया के माध्यम से, इस तेज़ी से श्वास लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अनुपात है वो बदलने लगता है। हमारे खून के अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुलने लगती है और खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड जैसे जो हानिकारक व्यर्थ पदार्थ रहते हैं उनकी सांद्रता घटने लगती है। तो इसका पहला प्रभाव है कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा खून में मिलेगी, खून में पहुंचेगी तो ज़्यादा कोशिकाओं को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इससे कोशिकाओं की जो टूटन है, टूट फूट है या उनकी निष्क्रियता है वो दूर होने लगती है। शरीर के अंदर एक ओजस्वता, एक नई स्फूर्ति आने लगती है। दूसरी तरफ जो खून के अंदर, शारीरिक तरल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगती है तो जो खून का एसिडिक जो स्तर है वो घटता है, खून की क्षारीयता बढ़ती है और खून की क्षारीयता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहला प्रभाव तो ये होता है। दूसरा प्रभाव ये होता है कि जब हम फेफड़ों से भरी हवा को बाहर निकालते हैं तो कुछ क्षण के लिए जो वहाँ जो हमारी जो पेशियाँ होती हैं, हमारी सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ होती हैं, जब आप गहनतम मात्रा में ऑक्सीजन को, हवा को फेफड़ों में भरते हैं तो उनमें तनाव पैदा होता है और जब आप उस तनाव को शिथिल करते हैं, भरी हुई हवा को बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ क्षण के लिए एक वैक्यूम क्रिएट होता है, रिक्तता पैदा हो जाती है और उस रिक्तता को भरने के लिए जो आसपास की वाहिनियों में, आसपास के जो उत्कीय संरचनाओं में खून होता है वो तेजी से उनकी तरफ भागने लगता है, उनकी तरफ प्रसार करता है। इससे जो हमारे बहुत सारे जो उत्कीय संरचनाएं हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में खून रहता है, खास करके जो हमारी शिराएँ रहती हैं, वेंस होती हैं, उनका रक्त जो है काफ़ी मात्रा में फेफड़ों की तरफ आता है। फेफड़ों में ही नहीं आता, उसके आसपास के जितने भी जो हमारे धड़ के नीचे के अंग हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड्स के आसपास के हिस्से हो, या हमारे पाचन तंत्र के हिस्से हों, या हमारे लीवर का हिस्सा हो, या फिर जननेंद्रिय तक जो हमारे खून के जो संचय है उसमें कमी आती है और उनके अंदर ही खून रहता है। खास करके जो वेंस में, जो शिराओं में खून रहता है वो खून रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा रहती है, क्योंकि हमारी जो वाहिका हैं उनमें या तो शुद्ध रक्त रहता है जो हृदय से सीधा जो खून की जो आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं वो लेके आती हैं और जब वो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन काम आ जाती है और उस जो अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन का ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको वापस ले जाने के लिए शिराएँ होती हैं तो उनमें ऐसा व्यर्थ खून रहता है। तो ऐसा व्यर्थ खून जो है वो भी तेज़ी से फेफड़ों की तरफ भागता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके द्वारा कि जो बहुत सारी कोशिकाएं
की संरचना ऐसी होती है जो निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं, उस क्षण में सक्रिय होने लगती हैं। और जब आप श्वसन की इस क्रिया को लंबे समय तक जारी रखते हैं तो बहुत सारी जो क्षति है, विकृति है, टूट फूट है, निष्क्रिय अवस्था है, उसमें बदलाव आता है। इसलिए जब आदमी इस तेजी से श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को निरंतर कुछ समय और कुछ दिनों तक लगातार जारी रखता है तो वो अपने अंदर एक जो स्वास्थ्य की अवस्था में, निरोगता की अवस्था में एक परिवर्तन महसूस करने लगता है। इससे पहला प्रभाव तो ये होता है कि जब उसके मन में स्फूर्ति आने लगती है, प्रसन्नता का भाव होता है। ये प्रभाव अलग कारणों से होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि जो उसकी संरचना है या मांसपेशियां शिथिल पड़ गई थी, कमज़ोर हो गई थी, निष्क्रिय थी, काम नहीं आती थी, उनमें पुनः स्फूर्ति आने लगती है। इससे हमारे बहुत सारी विकृतियाँ दूर हो जाती हैं। यदि आपकी पाचन तंत्र संबंधी कोई विकृति है, आपको भोजन का पाचन सही से नहीं होता है, आपके पेट में गैस बनती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है, या फिर आप किडनी में कोई विकृति आ रही है, आपका मूत्र सही तरह से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, या फिर किडनियों में कई तरह के जो आवश्यक जो रसायन होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स कह सकते हैं, या और भी किडनी में तो 500 तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स पैदा होते हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि खून के निर्माण के लिए भी किडनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरह लीवर के अंदर, यकृत के अंदर भी कोशिकीय शिथिलता आ जाती है, उससे भी बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं, यहाँ तक कि उससे इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे श्वसन की क्रिया से वो भी सही होने लगती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब आप तेज़ी से लंबे गहरे श्वास अपने शरीर के अंदर भरते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं तो इससे रेचन की क्रिया हो जाती है, इसको कैथारसिस क्रिया कहते हैं। और वास्तव में श्वास को तेज़ी से लेना और छोड़ने की क्रिया शोधन की क्रिया है, शुद्धिकरण की क्रिया है। इसके भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। पहला मैंने प्रभाव बताया कि जब आपके खून के अंदर जो एसिड और बेस का जो संतुलन बदलता है तो आपके शरीर में स्वास्थ्य की प्रवृत्ति भी बदलती है। लेकिन जब शोधन की प्रक्रिया प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर में शुद्धिकरण का प्रभाव आता है, रेचन का असर होता है, तो उससे बहुत सारे सूक्ष्म ग्रंथियाँ जो हैं, सूक्ष्म जो संरचना है वो सक्रिय हो जाती हैं। सूक्ष्म संरचनाओं के बारे में अभी तक ज़्यादातर सारे शरीर शास्त्रियों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उन्हें तो जब पता चलता है तो विस्मित हो जाते हैं। जैसे आप सोच सकते हो, आज से 30-35 साल पहले थाइमस ग्लैंड के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो इसको अनावश्यक बताते थे कि इसका कोई शरीर में काम नहीं है। लेकिन अब पता लगा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, जब वो जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेके बाहर आता है तो उस ग्रंथि का वजन करीब 56 से 60 ग्राम रहती है, और 15-16 साल की उम्र तक पहुँचते इस ग्रंथि का वजन है, आकार बढ़ता है, फिर उसमें गिरावट आने लगती है। अब इनको पता लगा कि इस ग्रंथि का हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में, हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके साथ में बहुत गहरा संबंध है। और जब तक ये ग्रंथि सक्रिय रहती है, पूरी तरह से काम कर पाती है, तब तक हम विभिन्न संक्रामक रोगों से सुरक्षित रहते हैं। विभिन्न संक्रामक रोगों से सुरक्षित नहीं रहते, हमारे शरीर में कैंसर जैसी व्याधियाँ या ट्यूमर बनना, रसौली बन जाना, फोड़े फुंसी होना, इनसे हमें सुरक्षा मिलती रहती है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में जो थाइमस ग्लैंड सक्रिय रहता है उनमें कैंसर की संभावना भी 0 अंश तक रहती है। इसी तरह आज हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके बिल्कुल नीचे के तल पर एक हड्डी होती है जिसे शरीर शास्त्री कहते हैं कि वो पूंछ का एक, जो हमारी पूंछ लुप्त हो गई है उसका अवशेष है, और धीरे धीरे ये अवशेष भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी दृष्टि में देखें, दूसरी तरफ से देखें तो योग और तंत्र में इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यही कॉक्सेक्स का स्थान है, यहाँ मूलाधार का निवास है, मूलाधार का केंद्र है। और मूलाधार में हमारे जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जीवनी शक्ति का भंडारण होता है। और जन्म के समय से पहले तो हमारी जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, नाभि के आसपास केंद्रित रहती है। लेकिन जब हम
जब हम नाल को काट देते हैं, नाल छेदन हो जाता है, तब ये जो प्राण जो चेतना का केंद्र है खिसक के नीचे मूलाधार पर संग्रहित हो जाता है और मूलाधार कॉर्टेक्स का स्थान है। तो ऐसे शरीर के अंदर बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। ऐसे पीयूष ग्रंथि के बारे में कहते हैं, मैं इस विषय पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब आप श्वास को तेज़ी से लेने और छोड़ने की क्रिया को जारी रखते हैं, इस प्रक्रिया में कुछ पड़ाव रहते हैं, कुछ अंतर रहते हैं, किस गति से हमें श्वास को लेना है, किस गति से श्वास को छोड़ना है, उसका हमारे शरीर की ग्रंथियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे केंद्र हैं, अनायास सक्रिय हो उठते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे मस्तिष्क का एक भाग, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर कई ऐसे केंद्र हैं जो हमारी चेतना के साथ संबंधित रहते हैं। इनके विषय में ज़्यादातर अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिली है वो बहुत अद्भुत है। जैसे हम क्या बोलें कि पैरिटल लोब्स जो है, यदि पैरिटल लोब सक्रिय हो जाता है तो हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। हमारी सोचने, विचारने, धारणे, स्मृति क्षमता में अनायास कई गुना वृद्धि होने लगती है। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जीनियस प्रवृत्ति के होते हैं, इनका IQ 150 से ऊपर का रहता है। उन बच्चों के अंदर ये जो मैं फ्रंटल लॉब्स या पैरिटल लॉब्स कहते हैं, उसकी जो संरचना है सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बड़ी पाई जाती है। और पैरिटल लोब्स और फ्रंटल लोब्स का तो ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 40-50 सालों में इसके आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो रही है। तो बौद्धिक क्षमता का इस मस्तिष्क के केंद्र के साथ बहुत गहरा संबंध है, और इस केंद्र को हम श्वास की कुछ क्रियाओं के माध्यम से बढ़ा घटा सकते हैं। तो जिसमें श्वसन क्रिया की बात की कि आप जब धीमे लंबे गहरे श्वास फेफड़ों भरते हैं और उसे छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से, उस रेचन क्रिया के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर जो कॉर्टेक्स के कई केंद्र हैं अनायास सक्रिय होने लगते हैं। इसीलिए जब आप इस क्रिया को निरंतर जारी रखते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, आपके व्यवहार बर्ताव में परिवर्तन आता है, आप ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, स्वस्थ तो रहते ही रहते हैं। यदि शरीर के अंदर कोई रोग की स्थिति बन गई है, या मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है, तो मात्र कुछ और करने के, सिर्फ इस श्वसन क्रिया के माध्यम से आप उन रोगों पर बहुत सहजता से मुक्ति पा लेते हैं। और मैं बताऊं कि श्वास की इस क्रिया के माध्यम से तो कई ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाधि तक की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्यों? कि जब आप इस श्वसन क्रिया को निरंतर जारी रखते हैं, मैं बार बार कहा है कि इस श्वसन क्रिया की तीव्रता पर आपकी अंतस की जो सक्रियता है निर्भर करती है। आप इस क्रिया को सहजता से, धीमी गति से लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करते हैं, तो उससे आपके जो शरीर के, जो पेट के नीचे के हिस्से के जो अंग हैं वो सक्रिय होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनमें निरोगता आती है। और यदि उनमें कोई रोग है, उनमें यदि कोई विकृति आई है, तो उससे मुक्ति मिलती है। यदि इसी क्रिया को एक अन्य प्रकार से किया जाए तो उसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क के जो अचेतन या अज्ञात केंद्र हैं या निष्क्रिय केंद्र हैं वो सक्रिय हो उठते हैं। और यदि इसी क्रिया को, इसी श्वास की क्रिया को एक अलग पैटर्न से किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर और कई ऐसे अज्ञात केंद्र हैं वो सक्रिय हो उठते हैं। और यदि इसी क्रिया को बैठ के करना हो, खड़े होके करना हो, या किसी और रूप से करना हो, तो उससे हम अपने शरीर के अन्य केंद्रों को प्रभावित करते हैं। योग और तंत्र में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सिर्फ इस क्रिया के माध्यम से लोगों को ध्यान की गहराई में प्रवेश कराया है और उनको आनंद युक्त प्रसन्नचित्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो आप इस सहज श्वास क्रिया के माध्यम से निरोगता के स्तर को पा सकते हैं। और निरोगता सहज नहीं, यदि कई ऐसे रोग हैं जिनका निदान संभव नहीं हो पाता है, मरीज लाखों रुपए खर्च कर देता है, ना तो उस रोग से उसको मुक्ति मिलती है, ना उसके डॉक्टरों को रोग का कारण पता ज्ञात हो पाता है। लेकिन मात्र इस सहज श्वास क्रिया के माध्यम से ऐसे असाध्य, जीर्ण और कष्ट देने वाले रोगों से भी सहजता से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप हृदय संबंधी रोगों से दूर रहना चाहते हैं, या जैसे आज कैंसर की समस्या निरंतर बढ़ रही है, भारत में भी
हर साल 25 लाख से ज़्यादा नए कैंसर रोगी पैदा हो रहे हैं। वैसे ये शायद आंकड़ा कम होगा, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कैंसर के मामले तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो और कैंसर की और भी कई समस्याएं होती हैं। हमारे यहाँ तो कैंसर की ज़्यादातर समस्याएं स्त्रियों में देखने को मिलती हैं, बच्चों को देखने को मिलती हैं। स्त्रियों में भी 3-4 तरह के कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में, और भारत में हर साल 25-30 लाख तक नए कैंसर के रोगी सामने आते हैं, और शायद इतने रोगी अंतिम सांस में ले पाते हैं। यदि इन ऐसी असाध्य बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो कैंसर को आप समझ सकते हैं सबसे महंगा इलाज यदि किसी चीज़ का है तो कैंसर का है। इसीलिए कैंसर नाम से लोग डरते भी हैं। कैंसर का तो एक दिन का ट्रीटमेंट यदि कोई लेना चाहे, अस्पताल में भर्ती होकर उसका उपचार कराना चाहे, तो 25-30 हज़ार रुपये पर डे का तो खर्चा सहजता से हो जाता है, क्योंकि उसकी जो थेरापी है, जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, वो लिमिटेड है। डॉक्टर कहेगा कीमोथेरापी करा लो, सर्जरी करा लो, रेडिएशन ले लो, तो यही उनके पास उपचार हैं। 2-3 और भी बढ़ रहे हैं, और सब एक से एक महंगे हैं। तो यदि आप इनसे बचना चाहते हो, कि बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, आप धनी हो सकते हैं, आप ऊंचे पद पर हो सकते हैं, अच्छी तनख्वाह ले सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में नहीं है, और कोई यूनिवर्सिटी, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई संस्थान आपको निरोग रहना नहीं सिखा सकता, कि वो आपके हाथ में नहीं है। बीमारी कोई आमंत्रित नहीं करता, लेकिन निश्चित है कि बीमारी हर एक के साथ बंधी है। जैसे जीवन के साथ मृत्यु का संबंध है, उसी तरह आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि 40-45 साल के ऊपर हैं, तो निश्चित समझिए कि कभी भी कोई बीमारी आपको घेर सकती है। और यदि इनसे बचना चाहते हैं, तो मैंने एक श्वास क्रिया बताई, वैसे ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनका आप अभ्यास कर सकते हैं, और उनको अभ्यास में अपने जीवन में ढालकर न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को और अपने जो जीवन को बचा सकते हैं। तो श्वास की जिस क्रिया का मैंने वर्णन किया है, वैसे इसको आजकल सक्रिय ध्यान भी कह देते हैं, डायनामिक मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन सहजता से भस्त्रिका का एक रूप है। भस्त्रिका के कई रूप हैं, मैंने भस्त्रिका के ऊपर पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, व्याख्या के अलावा ये प्रयोग करने की चीज़ है। आप 15-20 दिन इस गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया का अभ्यास देखिए, आपके शरीर में परिवर्तन होने लगेगा। आपकी आभा में, आपके चेहरे पर, आपके शरीर में, आपके बोलचाल और व्यवहार में, आपकी सक्रियता में बहुत परिवर्तन आने वाला है। आप इससे प्राण क्रिया करके देखिए, और इसके बहुत सारे गहरे प्रयोग हैं, और मैं इस पर आगे बहुत सारा कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, कि मेरी ये स्वयं अपने गहन अनुसंधान की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मैंने पहले भी कहा है, तो आप अपना कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। और अब तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास, हर नोटिफिकेशन आपके पास समय पूर्वक पहुँच सके। धन्यवाद।